हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियोस के जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहली टर्म है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक ऑनर अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट करता है। ये कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, एसेट जैसे सपोज उसने बिजनेस शुरू करा, उसने बिल्डिंग ली अपनी, उसने कोई फर्नीचर यूज़ करा, फर्नीचर लेकर आया अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो ये सब मिलके बन जाते हैं कैपिटल। अगली अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। ड्राइंग्स में ना सिर्फ कैश ही नहीं आता, ड्राइंग्स में कैश भी आता है, कोई परचेजेस भी आता है। सपोज कोई बिजनेस का फर्नीचर उसने अपने लिए यूज़ कर लिया तो कोई एसेट भी आ सकता है। परचेजेस, यहाँ परचेजेस का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिसमें वो बिजनेस डील कर रहा है। सपोज एक बंदे का काम है शर्ट्स बनाने का, तो उसके लिए जो गुड्स होंगे वो सिर्फ शर्ट्स कहलाएगी, उसका रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज वो बंदा फर्नीचर खरीद रहा है तो वो गुड्स का हिस्सा नहीं होते हैं। तो परचेजेस में सिर्फ वो ही बातें आती हैं जिसमें वो उसका बिजनेस है, जिस बिजनेस में वो डील कर रहा है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बच्चों ऑनरशिप को गुड की प्रोप्राइटर अपने से किसी कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है। सपोज प्रोप्राइटर का काम है फर्नीचर बेचने का, तो जब वो फर्नीचर बेचेगा तो जो उसकी ऑनरशिप है, जो फर्नीचर का मालिक है, वो तो नहीं रहेगा ना, वो सामने वाला बन जाएगा और उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? कुछ भी जो बिजनेस को हेल्प करता है कैश अर्न करने के लिए, या कोई भी चीज़ जिसके बेनिफिट्स जो होते हैं बिजनेस को मिलते हैं फ्यूचर में। अब हमारे पास एसेट्स दो तरह के हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प आते हैं, ये हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। जब किसी करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं और इनको हम मोस्टली 1 साल के अंदर अंदर अपने कैश में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में जो एसेट्स आते हैं, सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह के हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। और इनटेंजिबल्स के एग्जांपल्स हुए पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। के एग्जांपल हुए बच्चों डेटर्स, स्टॉक एंड बिल रिसीवेबल। लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करना होता है। अब लायबिलिटीज़ जो हैं दो तरह की हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटी वो पैसा होता है जो फर्म ने बिजनेस के ऑनर को पे करना होता है, जैसे कि उसका कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब हो क्या रहा है, हम सबको पता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के कारण जो है ऑनर और जो फर्म है, जो उसका बिजनेस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी करके यहाँ पे इंटरनल लायबिलिटी का कंसेप्ट आता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो पैसा होता है जो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करना होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी दो तरह की हैं, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। जहाँ वर्ड करंट आ जाता है उसका मतलब होता है टू बी पेड इन 1 ईयर। जहाँ वर्ड आ जाता है नॉन करंट उसका मतलब होता है टू बी पेड
आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इट कुड बी 2 ईयर, 3 ईयर, जब भी वो अमाउंट ड्यू होगा वो 1 साल के बाद पे किया जाएगा। देखिए, बिजनेस के लिए ना ओनर का पैसा भी एक लायबिलिटी है, तभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बच्चों को ये नहीं समझ आता कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है। जब हम कोई भी खर्चा करते हैं जिससे हमें कोई नया एसेट मिलता है, जिससे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जब किसी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये हम डे टू डे वर्किंग में करते हैं, इससे कभी भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है, मेंटेन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कोई नई मशीनरी खरीदी है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैंने अपनी कोई पुरानी मशीनरी पे रिपेयर्स करवाई है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा करने से मैंने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करा है, ना कि उसको इंक्रीज करा है। नाउ द टाइम फॉर ट्रिक। जो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड खर्चा करने से आपके एसेट साइड में दिखेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जो भी खर्चा करने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो रेवेन्यू इन नेचर होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स ना हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। सपोज किसी एक फर्म ने अपने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है 5 लाख रुपीज़, और उसको ये पता है कि इस 5 लाख को खर्च करने के बाद उसे कम से कम 5 साल तक के लिए बेनिफिट्स आएंगे, उसको 5 साल तक के लिए दोबारा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो वो फर्म क्या करती है, वो सोचती है कि भाई एक बारी में इतना बड़ा एक्सपेंस अपनी बुक्स में क्यों दिखाना। अब वो क्या करती है, इसको हिस्सों में दिखाती है। पहले साल वो दिखाएगी 1 लाख का एक्सपेंस, और 4 लाख कहाँ जाएंगे, उसके एसेट में जाएंगे, डेबिट साइड में। मैं आपको समझाती हूँ क्यों जाएंगे। देखो होता क्या है, 1 लाख का तो उन्होंने दिखा दिया उस साल में खर्चा कि हमने 1 लाख का खर्चा कर दिया है। 5 लाख को 5 से डिवाइड करा, 1 लाख आया। पहले साल में उन्होंने दिखा दिया कि हमने 1 लाख का एक्सपेंस कर दिया है, और उन्होंने मान लिया हमने खर्चा तो कर दिया है लेकिन ये मुझे बेनिफिट देगा मेरे आने वाले टाइम में, तो ये उसका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो बाकी बचे हुए 4 लाख वो कहाँ दिखाएगा, फिर अपने एसेट में दिखाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के अंडर। अब फिर इसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब 4 लाख का एसेट दिख रहा होगा उसकी बुक्स में, अब उसमें से फिर वो 1 लाख रुपए कहाँ दिखा देगा, अपने P&L अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखा देगा, और 3 लाख दिखाएगा अपना एसेट। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा 5 इयर्स के लिए, जब वो अपने आखिर में 5 लाख को पूरा का पूरा एक्सपेंस में डाल देगा। तो इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि खर्चा तो हमने एक बारी में पूरा कर दिया लेकिन उसके बेनिफिट्स जो हैं हमें लंबे टाइम तक आने थे, तो हमने अपना खर्चा भी धीरे धीरे डिवाइड कर लिया है। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस। एक सिंपल मैन के लिए ना, एक सिंपल इंसान के लिए प्रॉफिट और गेन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टोटली डिफरेंट अलग चीज़ें हैं। देखिए जो प्रॉफिट होता है ना, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, सपोज मेरा काम है शर्ट्स बनाने का, तो उससे जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी ना वो कहलाएगा, जो उससे मुझे बेनिफिट होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक लैंड खरीदी थी पहले, और आज उसको मैं एक इंक्रीमेंट पे बेच रही हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा गेन, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है लैंड का। मेरा जो बिजनेस है ना वो शर्ट्स में डील करता है, मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं सेल परचेज ऑफ लैंड करूं, तो उससे जो मुझे बेनिफिट हुआ वो कहलाएगा गेन। अब देखिए जो प्रॉफिट होता है ना वो बिजनेस के लिए रेकरिंग नेचर का होता है।
रेकरिंग नेचर मतलब वो होता रहता है, मैंने एक शर्ट बेची, प्रॉफिट आ गया, कल 5 शर्टें बेची, फिर प्रॉफिट आ गया, लेकिन मैं रोज अपनी लैंड नहीं बेचने जाती, अपने एसेट्स नहीं बेचने जाती, तो इसको लिखते हैं नॉन रेकरिंग नेचर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस देखिए, होता क्या है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, सपोज एक जो सेलर है वो चाहता है कि वो अपना गुड बेचेगा ₹100 का, और वो उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो उसका लिस्ट प्राइस है ₹100, 10% के बाद उसका प्राइस रह जाता है ₹90। ये ₹90 जो है हमारा इनवॉइस अमाउंट बन जाता है। इनवॉइस अमाउंट का मतलब है जो हम अपने बिल पे दिखा रहे हैं, और उस पे जब हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम इसलिए देते हैं अपने कस्टमर्स को ताकि हम चीज़ें बल्क में बेच सकें, और जब किसी कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हम टाइमली पेमेंट पा सकें।